नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पे न्यूज और कैंसर केयर .jk। मैं महविश मकीन और मेरे साथ है पे न्यूज के एडिटर बशीर नाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ता आप तक कैंसर के रिलेटेड एक न एक एपिसोड पहुंचाते रहते हैं। आज भी हमारे साथ है डॉक्टर काजी अशरफ, जो कि जम्मू कश्मीर के रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरियन कैंसर पे। ओवरी कैंसर क्या है, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका पे न्यूज और कैंसर केयर .jk पे खैर मकदम है। पहले आप हमें बताइए कि ये ओवरियन कैंसर क्या है। देखिए, ओवरियन कैंसर जो है वो एक्चुअली कहाँ शुरू होता है उसके बारे में जानकारी के लिए मैं मेरे ख्याल में आपको ये छोटे अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो फीमेल होता है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हो गया कि जहां पर बच्चा जो है उधर बच्चा एकदम कंसीव हो जाता है। उसमें ये एक सिस्टम जो है, इसमें दो तीन चीजें हैं, दो तीन ऑर्गन जिनको हम बोलते हैं वो आ जाते हैं। उसमें सबसे अहम जो ऑर्गन है वो ओवरी। ओवरी के बाद यूट्रस जिसको बच्चेदानी बोलते हैं, और उसके बाद आगे यूट्रस की कैनाल आती है, फिर वजाइना आता है। अब ओवरी का काम क्या है? ओवरी जो है इसमें एक्चुअल जो सीड होता है, जिसको हम मोटे अल्फाज में बोलेंगे कि सीड, वो सीड बनता है, जिसको आप एग सेल भी बोल सकते हैं जी। वो सीड बनता है, और वही सीड जो है वो फिर फर्टिलाइज होता है। जब मेल का सीड उसके साथ मिलता है तो वो फर्टिलाइज होके फिर यूट्रस में बैठ जाता है। उससे फिर प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। अब जो एक फीमेल का जिस्म है, बॉडी है जी। उसमें क्या होता है कि फीमेल की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कुछ अहम हार्मोन्स की जरूरत होती है। वो अहम हार्मोन जो है वो बेसिकली ओवरी से ही पैदा होती है। उसमें यूट्रस का कोई काम नहीं होता है। ज्यादातर लोग बच्चेदानी पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एक फीमेल का जिस्म को बरकरार रखने के लिए ओवरी का जितना फंक्शन है, ओवरी का जितना रोल है, उतना यूट्रस का नहीं है। यूट्रस का रोल सिर्फ बच्चे को बच्चा बनना और बच्चे को फिर बच्चा निकलना उधर तक महदूद है। बाकी बच्चे को मेंटेन करना या जिस्म को मेंटेन करना वो ओवरी का। तो ओवरी में क्या होता है? ओवरी में महीने में कम से कम एक बार ये सीड जो है, ये सीड पैदा हो जाता है, और उसके साथ हार्मोन्स भी ओवरी प्रोड्यूस करती है। इसमें एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है, और बाकी एंड्रोजन्स थोड़े आते हैं। तो उनसे क्या होता है, ओवरऑल जो फिजियोलॉजी है, ओवरऑल जो फीमेल की बॉडी है, वो एकदम हार्मोनली बैलेंस में रहती है। तो ये ओवरी का मेन फंक्शन है। अब ओवरी में जब ये हो जाता है कि हर महीने वहां से सीड निकलता है। अब जब सीड निकलता है वो क्या होता है? वो बेसिकली एक फॉलिकल होता है, एक मान लीजिए एक सेल होती है या सीड होती है, सीड सेल होती है, वो एकदम मेच्योर हो जाती है, राइप हो जाती है। राइप होके ओवरी उधर उस जगह पर फट जाती है। फट के ये ओवरी का सेल जो होता है, जर्म सेल, वो बाहर निकलता है, फिर यूट्रस में चला जाता है। लेकिन जहां पर ये फट जाता है उधर थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाता है, खून का कतरा आ जाता है। तो जब खून का कतरा उधर बैठता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको सील करता है, वापस उसी तरह अपनी शेप में लाता है ओवरी को, कवर उसका बराबर हो जाता है। अब ये जो कवर होना है ये एक रिपेयर प्रोसेस है। जिस तरह जख्म इंसान को लगता है को जख्म फिर हील हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे खुलिये जो होते हैं वो काम करते हैं, वो डिवाइड होते हैं, वो उसको सील कर देते हैं। अब कैंसर जो होता है वो वही चीज होता है जो बार बार जब ये हर महीने ये जख्म लगता है
चांसेस हैं कि इससे क्या होता है, इससे थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है। तो ये जो हीलिंग होता है, हीलिंग थोड़ा सा डिरेंज हो जाता है। वो डिरेंज हीलिंग को ही हम कैंसर बोलते हैं। एक्चुअली वही होता है कैंसर। तो वही वजह है कि ओवरी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल की बॉडी का, उसमें ओवरी ज्यादा एक्टिव रहती है। अगर ओवरी ज्यादा एक्टिव है तो इसका मतलब है कि ओवरी में कैंसर होने के चांसेस तो ज्यादा होने ही चाहिए, और वही होता है। डॉक्टर तो ये है डॉक्टर साहब, आपने ये ओवरी की जो हमारी माओ बहनों में जो एक अहम ऑर्गन जी। है, आपने तफसीलन बात की है जी क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है। जी अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारा ग्रुप है 12 एज तक, जी जिनका ये अडल्टेशन पोर्शन नहीं है, जी जिनका जी जी periods नहीं होता। जी, जी। फिर आता है दूसरा पोर्शन जो बालिग होते हैं। जी अच्छा, फिर शादी का मसला, जी जी फिर मेनोपॉज बंद होता है। सही। ये जो 4 स्टेज है जी। डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पे ये हम नाज़रीन जानना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे वहां से शुरू करें, क्या जिन जो प्यूबरिटी में नहीं है, क्या उन बच्चों को भी ओवरीन कैंसर का खतरा है? हाँ। अगर है तो क्यों है? और ये तफसीलन बताए। फिर जब प्यूबरिटी को प्यूबरिटी में जब आती है हमारी बेटियां, तो उनके कितने खतरात हैं, जी। क्या प्रॉब्लम क्यों हो सकता है ये? फिर शादी, चलो हम एक एक करके फिर बच्चों और ये जो शादी अडल्ट, ठीक है, ये सवाल जो ये मतलब क्या उनको खतरा है, अगर है क्यों है? ये जो सवाल है ये बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल को जवाब देने के लिए मुझे नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे आना पड़ेगा ताकि ये समझ आए। ठीक है, जैसे भी क्योंकि नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो मेरे ख्याल में इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, लिहाजा मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो ये खुद ब खुद ये सवाल आपको समझ आएगा, इसका मानी भी जवाब भी समझ आएगा। होता क्या है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे ओवरी की कैंसर के बारे में, तादाद शुमार के बारे में, कम से कम 1,84,000 से जायद लोग ओवरी के कैंसर से मर जाते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। सालाना 1,84,000 लोग ओवरी की कैंसर से सालाना परसेंटेज बताएंगे क्या है इसकी डेथ रेट? डेथ रेट तो ये 8वें नंबर पर आता है। कैंसर के डेथ रेट में 8वें नंबर पर आता है। तो इसमें क्या है, इसमें ये देखा गया है कि जो ये कैंसर होता है ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है। तो आदाद शुमार के हिसाब से ये देखा गया है कि जो मैक्सिमम तादाद जो है ओवरियन कैंसर की, यानी कि 80% से ज्यादा कैंसर 55 से लेके 65 साल की उम्र में हो जाते हैं। यानी कि इस 10 साल में कितने हो जाते हैं? कम से कम 80% से ज्यादा कैंसर इसमें हो जाते हैं। अब बाकी जो 20% है उसमें क्या होता है, उसमें लगभग 12 से लेकर 15% या 18% तक जो कैंसर होते हैं वो उन ख्वातीन में होते हैं जिनमें हेरेडिटरी का ये रहता है, हेरेडिटरी ओवरियन कैंसर रहता है, यानी कि मौरूसी जिसमें असर रहता है। तो 3% कैंसर ऐसा देखा गया है जो एक डिफरेंट टाइप का कैंसर होता है, वो भी 50 साल की एज से कम होता है, यानी कि 40 से लेकर 50 की एज में ज्यादातर वो देखा गया है। उसको म्यूसिनस ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि ओवरी के कैंसर के 2-4 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 4 उसके ये हैं टाइप्स हैं, और भी काफी टाइप्स हैं। तो 4 मेन टाइप जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब 20 साल से पहले ये देखा गया है कि 20 साल से पहले ज्यादा से ज्यादा 1% बच्चों में ओवरी का कैंसर पाया जाता है। और उसमें क्या होता है, उसमें जो मैक्सिमम तादाद होती है वो उस ओवरी कैंसर की नहीं होती है जो यूजुअली अडल्ट में होती है, जो यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज से ज्यादा, यानी कि 40 के ऊपर तक, शादीशुदा के बाद भी जो यूजुअली पाया जाता है। अच्छा। बड़े लोगों में जो पाया जाता है, जो ये 1% जो कैंसर होता है, तादाद कम है, ये
कुछ दूसरे टाइप का कैंसर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो औरत एक बच्ची का या मर्दों का भी जो हमारा जो सिस्टम बनता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसका ओरिजिन जहां से होता है, जिसको मीज़ेनकाइम बोलते हैं। देखिए 3 चीजें होती हैं जिससे इंसान का जिस्म बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 टाइप का लेयर होता है, 3 टाइप का सिस्टम होता है, जिसको हम बोलेंगे 3 टाइप का ये सेल्स होती हैं या टिश्यू होता है, आगे बन के टिश्यू उनसे हो जाता है। तो ये जो छोटे बच्चों में जिनकी आपने बात की, उनका कैंसर जो होता है वो यूजुअली 20 साल की एज तक पाया जाता है। वो उसका जो तरीका होता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है, जो मैंने बताया कि जख्म लगता है फिर ये हो जाता है, ऐसा होता है, उसका वो नहीं होता है। उसका एक डिफरेंट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स कॉर्ड रिलेटेड ट्यूमर्स, यानी कि जर्म सेल ट्यूमर्स। जो जर्म यानी कि जर्म सेल क्या होता है, जर्म सेल होता है जहां से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, जिस टिश्यू से ये बनता है, आगे जाके ये फिर चेंज होता है, लेकिन जहां से ये बनना शुरू हो जाता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें जीन्स का कोई प्रॉब्लम इधर उधर हो जाता है, तो उस चीज से ये कैंसर बनता है। तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है कैंसर की, ओवरियन कैंसर की टोटली डिफरेंट कैटेगरी है, जिस पर मेरे ख्याल में अगर हमको तफसीलन बात करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमको अलग से तफसीलन बात करेंगे। बहरहाल जिस टॉपिक पर हम इस वक्त बात करेंगे, यानी आपका कहना है कि ओवरियन कैंसर जो है जी, ये आज के एक एपिसोड में मुकम्मल होना मुश्किल है, क्योंकि ये जो छोटे बच्चों का जो 20 साल से एज से कम है, वो थोड़ा डिफरेंट है, दूसरे किस्म उसका सिस्टम ही थोड़ा डिफरेंट है, उसका हो जाना भी थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जो कैंसर जिसको एपिथेलियल कैंसर बोलते हैं, यानी कि ये कैंसर जो होता है ये ओवरी में हो जाता है, अडल्ट ओवरी में, छोटी ओवरी में नहीं। जो प्यूबर्टी से पहले वाली ओवरी, पीरियड से पहले होने वाले जो ट्यूमर्स होते हैं, वो उनका होना थोड़ा, उसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम उस ट्यूमर के बात है जो अडल्ट ट्यूमर, उसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आता है, यानी कि जिनकी जो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, तो उनमें, और जो फिर जिनका बालिग है, और इनका जो पीरियड्स जो होते हैं खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, मेनोपॉज में आ गए हैं, तो उनका जो ट्यूमर होता है, तो उनके रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा हाँ, उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने बात की है यहाँ पे ये जो अडल्ट जी, आपने बोला अब जिनका मेनोपॉज बंद हो जाए जी, उनका कैंसर, ओवरियन कैंसर का रिस्क फैक्टर ज्यादा है जी, बनस्बत के दूसरे। जी। एक सवाल है कि जब एक बच्ची की शादी हो जाए, जी, क्योंकि ये 2 लोगों का मिलाप है जी, तो उसमें मर्द का बड़ा अहम पार्ट है जी। अब अगर किसी लड़की के फैमिली में, मौसी में, माँ में या घर में कहीं पे हो तो उसके चांसेस बनते जी, जैसे मेडिकल साइंस कहता है। अब उस फैमिली में, उस लड़की के फैमिली में मौसी कोई इस तरह का नहीं है, लेकिन लड़के के फैमिली में है, अब शादी हो गई, अब बच्चा हो गया, क्या वहां पे रिस्क फैक्टर है? नहीं, देखिए क्या होता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये देखना पड़ता है कि रिस्क फैक्टर क्या होता है, मौरूसी रिस्क फैक्टर क्या होता है। मैं फिर से ये थोड़ा इस बात को आपको फिर से बता दूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए। देखिए, जो कोई फीमेल होती है उसमें, या मर्द होता है, हर एक का फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव क्या होता है? वो होता है माँ बाप, बेटा, भाई, बहन, ये होता है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। सेकंड डिग्री रिलेटिव में आते हैं कजिन आते हैं, मासी आते हैं, अंकल आते हैं, ये सेकंड डिग्री रिलेटिव होता है। तो होता यूं है कि अगर किसी घर में माँ का ओवेरियन कैंसर हो गया, 55 साल की एज या 55 साल से 65 साल की एज तक जिसका ओवेरियन हो गया, या उससे पहले हो गया, खासकर 50 साल की,
तो उस फैमिली में बच्चों का यानी कि लड़कियों का रिस्क 3 गुना रहता है। 3 गुना रहता है ओवेरियन कैंसर का रिस्क रहता है। फर्ज करिए किसी की मासी है, मासी का कैंसर हो गया, ठीक है, तो मासी का कैंसर उसके बहन की बेटी यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, उसकी मासी का है, तो इसमें जो रिस्क है वो लगभग 1.5 गुना रिस्क रहता है, ठीक है। यानी कि सेकंड डिग्री रिलेटिव में अगर कैंसर होगा 1.5 अगर कम से कम 3 गुना तक रहता है। अब जो आपने क्वेश्चन कहा कि अगर फर्ज करो मर्द की फैमिली में कोई रिस्क पाया जाता है, हेरिडिटरी कैंसर की रिस्क है, उससे क्या चांसेस है कि फीमेल के ब्रेस्ट ओवरियन कैंसर हो सकता है, ठीक है, जिसकी साथ वो शादी ओवरियन कैंसर ही नहीं है, मतलब कोई कैंसर का चांस। हाँ मैं तो उसमें क्या होता है, अगर लड़का लड़की दोनों की शादी होगी तो लड़के में रिस्क है, उसके इनहेरिटेंस है, उसका मतलब फैमिली में है हेरिडिटरी कैंसर है, तो उसमें क्या है कि जिसके साथ उसकी शादी होगी उसको इमीडिएटली उसका कोई असर नहीं पड़ता, जिसके साथ शादी इमीडिएटली उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ये जो जेनेटिक चेंज रहती है, ये जो जेनेटिक डिफेक्ट रहता है, यानी कि जिसमें कुछ खास किस्म के जीन आते हैं, एक आता है BRCA1, BRCA2 और एक और जीन टाइप है जिसको लीच सिंड्रोम बोलते हैं, HNPCC जीन। मिसाल के तौर पर उस लड़के की फैमिली में वो HNPCC जीन का डिरेंजमेंट है या ब्रका डिरेंजमेंट है, उनके बच्चे में अगर वो लड़की होगी, अगर उनकी बच्ची पैदा हो जाती है इस वेडलॉक से, तो उसमें ये रिस्क हो सकता है। अगर वो उसका भी BRCA और उसका वो डिरेंजमेंट पाया गया, ठीक है। क्या होता है, ये जो BRCA जीन होता है इसका जो पेनिट्रेंस है वो 100% तक है। पेनिट्रेंस मतलब ये आगे कैसे जाता है, दो की शादी होती है, शादी होने के बाद ये जो जेनेटिक डिफेक्ट है ये आगे कैसे चलता है। इसमें क्या होता है, BRCA में अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट मींस कि अगर मिसाल के तौर पर एक में ये म्यूटेशन है, दूसरे में मेल में म्यूटेशन है, फीमेल में नहीं है, अगर इनके फर्ज करो 4 बच्चे हो गए, तो 4 बच्चों में क्या होगा, 4 बच्चों में कम से कम 2 बच्चों में म्यूटेशन होने के चांसेस है। इसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि जो अगर हम बात करें औरत की, उसको खतरा नहीं है, मतलब उसके बच्चों को खतरा है इसमें। हाँ, अगर इस तरह शादी होती है, किसी का मतलब मेल का है, इनहेरिटेंस है, उसका जेनेटिक म्यूटेशन है, तो उससे तो जिसके साथ वो शादी करेगा लड़की के साथ, उसको कोई रिस्क नहीं है ओवरियन कैंसर होने की। लेकिन बच्चे में वो रिस्क जा सकता है, क्योंकि म्यूटेशन है, जा सकता है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसका मेंडेलियन पैटर्न जो होता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ब्रका की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें बाकायदा कैलकुलेशन है, जेनेटिक लॉ है जो हमको ये बताता है कि कितने ऑफस्प्रिंग्स में, कितने बच्चों में ये हो सकता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंस होता है वो ऑलमोस्ट 50-50 होता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस इस तरह हैं, इस तरह बनते हैं। तो ये इसका पैटर्न है। अब मसला ये है कि ये जो ब्रका जीन और जो बाकी HNPCC जीन की बात मैंने की, उसके बाद में फिर आएंगे। ये जो ब्रका होते हैं ना, उसके 2 टाइप होते हैं, ब्रका 1 एंड ब्रका 2, जिसको BRCA1, BRCA2 जीन बोलते हैं। तो ये जो जीन होते हैं ना, ये बहुत ही अहम जीन है हमारे जिस्म में कैंसर को रोकने के लिए। हालांकि इनको एसोसिएट किया जाता है कि ये कैंसर जीन है, लेकिन ये कैंसर रोकने के जीन है हमारे जिस्म में। होता क्या है कि जब जो हमारा DNA होता है, यानी कि जब भी हम, मतलब फॉर एग्जांपल आप हैं, मैं हूं, ये हैं, हमारा जो इंफॉर्मेशन है जब शादी होती है कि ये इंफॉर्मेशन बच्चों में चली जाती है। ये जो हमारा जिस्म की जो इंफॉर्मेशन है,
उसको हम बोलते हैं ये इंफॉर्मेशन जीन में रहती है। जीन से जीन होता है डीएनए का हिस्सा, ठीक है। तो क्या होता है जब डीएनए का डिवीजन होता है, जब मिसाल के तौर पर जब बच्चा पैदा होता है उसको आधी इंफॉर्मेशन वो माँ से लेता है, आधी इंफॉर्मेशन वो बाप से आती है, ठीक है। तो वो दो जब मिलते हैं, जिसको ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आगे चलती है जीन के जरिए। अब क्या होता है जब ये जीन खुलता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, उस वक्त क्या होता है कि कुछ इसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब जिसका ब्रका जीन नॉर्मल होता है, जिसका ब्रका जीन, ये नहीं कि जिसका ब्रका जीन है उसका कैंसर का रिस्क है, ऐसा नहीं है। ब्रका जीन हमारे लिए जो है, ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है, एक इंसान के लिए, औरत के लिए भी, मर्द के लिए भी। अब जब ये डिवीजन होता है, जब इंफॉर्मेशन आगे लेनी होती है बच्चों में आगे और उनके बच्चों में, तो ये जो जीन होते हैं, ये जो डीएनए होते हैं, ये इस तरह होते हैं, इस तरह ये खुल जाते हैं। एक हिस्सा इधर को जाता है, एक हिस्सा इधर को जाता है, यानी कि एक हिस्सा माँ का होता है, एक हिस्सा बाप का आ जाता है, वो मिल जाते हैं, फिर दो हिस्से बन जाते हैं। तो क्या होता है कभी कभी ये जो जब हो जाता है, ये जो अलग अलग जब हो जाते हैं, उसमें कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है, उसमें मिस्टेक हो जाती है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब ब्रका जीन क्या करता है, ये इस मिस्टेक को ठीक करता है, ये उस हिस्से को काटता है और फिर नए तरीके से अच्छी तरह जोड़ता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होमोलॉगस रिपेयर करता है, यानी कि अगर थ्रेड में गलती हो गई, ये इसको काट के फिर चल। लेकिन जिसका इस जीन में म्यूटेशन होगा, जिसका इस जीन में म्यूटेशन होगा, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो रिपेयर, ये जो अगर म्यूटेशन हो गई, गलती हो गई कहीं पर, ये कटता नहीं है, ये हिस्सा कटता नहीं है, ये हिस्सा ऐसे ही चला जाता है, ये बच्चों में भी चला जाता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कि ब्रका जीन की म्यूटेशन पॉजिटिव है, यानी कि ब्रका जीन इस बच्चे में, इस बच्ची में, इस लड़के में, इस लड़की में खराब है। उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं, तो वो टेस्ट में हम देखते हैं कि इसका अगर ब्रका जीन खराब है कि नहीं है, ठीक है, वो इस तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन ब्रका जीन बजाते खुद कैंसर को रोकने का जीन है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ब्रका जीन इसलिए नहीं होता है कि ब्रका जीन से कैंसर होता है, ये मैं क्लियर करना चाहता था। तो जी, किसी का रिस्क सर में मतलब बुखार हो, तो लगता है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ जी। जहां तक कैंसर डिजीज का सवाल है, जब भी कैंसर को देखा गया, या आज हमारा 16वां एपिसोड है, जब भी आपने बात की है कैंसर के हवाले से, तो आपने बोला कि इसके इब्तिदाई अलामात ही नहीं दिखती। तो कोई पेट का दर्द देखे जाता तो उधर से कुछ और निकलता है, कोई सर का दर्द निकल के तो कुछ और निकलता है, और वो भी तब जब कैंसर ने जगह बनाई थी। बहुत कम लोग ऐसे जिनको इब्तिदा में ये डिटेक्ट होते हैं। क्या ओवरीन कैंसर का भी यही सिस्टम है कि इसका इब्तिदा कोई अलामात ही नहीं दिखते, सिम्टम्स ही नहीं दिखते हैं लोगों में, ये या कोई है ऐसी अलामत, खासकर जो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, तो ताकि वो कॉशियस रहे, कोई ऐसी अलामत, जरूरी नहीं है कि उस अलामत के बाद ही कैंसर हो, जी जी, लेकिन कुछ है ऐसा कुछ कि वो जरा इसका ख्याल रखे, या किन चीजों से परहेज करना चाहिए कि ताकि कैंसर की तरफ ना बढ़े। उम्दा सवाल है, उम्दा सवाल है। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने हमारा ये एपिसोड देखे हैं, अभी तक देखे होंगे, तो उनके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपके बारे में बोल सकता हूँ कि जो अभी तक जो एपिसोड हो गए, उनसे आपका जो नॉलेज लेवल है वो अब उस लेवल पर आ गया है कि आप सिर्फ अलामत, हाँ, अलामत के बारे में आपने बात करना छोड़ ही दिया। तो ठीक है, देखिए आपकी बात जो है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो अलामत, इब्तिदाई अलामत ना होना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बाकी कैंसर की तरह जिस तरह होता है, ओवेरियन कैंसर में भी जो इब्तिदाई अलामत हैं बहुत ही कम होती हैं। तो अमूमन जब पेशेंट अलामत लेके आते हैं तो उस वक्त ये कैंसर जो है, इसका स्टेज काफ़ी
ऊपर गया होता है, कम से कम स्टेज 3 के आसपास या स्टेज 4 की तरफ ये ऑलरेडी जा रहा होता है। इसीलिए क्योंकि इसकी अलामात बहुत कम है, इसीलिए कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ती है पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। तो वो ऐसी चीजें हैं कि सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स के बारे में लोगों को पता रहना चाहिए कि रिस्क क्या है। रिस्क है, रिस्क किस पेशेंट में, कैसे पेशेंट्स में रिस्क होता है। तो उससे ये होता है कि जब रिस्क के बारे में आगाह हो जाते हैं तो एक किस्म का वो माइंडसेट बनता है कि वो सिम्टम होने से पहले, अलामात होने से पहले ही पेशेंट चेकअप के लिए आ सकता है, रूटीन नॉर्मल चेकअप के लिए। हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई औरत जिसका जो चेकअप के लिए आ गई है, अगर वो पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसमें क्या होता है, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन जिस वक्त डॉक्टर उनको देखता है, जिस वक्त वो पीवी करता है, पेल्विक एग्जामिनेशन करता है, तो अगर ओवरी पैल्पेट हो जाए, यानी कि ओवरी हाथ से फील हो जाए, ओवरी किसमें, जो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं, क्योंकि आमतौर पर आपको ओवरी फील नहीं होनी चाहिए हाथ से। तो अगर ओवरी फील हो गई हाथ से तो ऐसी सूरत में उस डॉक्टर के, उस क्लिनिशियन का मतलब एकदम खड़ा होना चाहिए जहन कि इस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हो सकता है ऐसे पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो पेशेंट कोई ऐसा है जिसका ये पोस्ट मेनोपॉज, जिसका मेंसेस बंद हो गया हो, हाँ, मतलब 50 से आगे, 50-55 से आगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका मेंसेस अभी, पीरियड्स अभी हो रहे हैं, यानी कि वो प्री मेनोपॉजल इसमें आती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर एग्जामिनेशन के दौरान अगर ये लगता है कि जो नॉर्मली, देखिए ओवरी तो एग्जामिनेशन के दौरान आपको मिलनी नहीं चाहिए, हाथ में नहीं आनी चाहिए। अब ओवरी में अगर ऐसा हो गया, फील हो रही है, हाथ लगाने से फील हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को, अगर पेरीमेनोपॉजल हो, उसको आइडिया उसका यह है कि हो सकता है इसमें सर्जरी की जरूरत पड़े। लेकिन जो लोग यूजुअली अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो प्री मेनोपॉजल है, यानी कि जिनका अभी पीरियड्स चल रहे हैं, अगर उनको अल्ट्रासाउंड करके, जिसको टीवी बोलते हैं, टीवी करने से ये पता चले कि उसमें ओवरी में कुछ लग रहा है, कुछ सिस्ट विस्ट है, तो ऐसी सूरत में जरूरी क्या बनता है, उसके लिए ऐसी पेशेंट के लिए TVS एक टेस्ट होता है, वही अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन वो थ्रू डिफरेंट रूट, पेल्विक रूट से इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके लिए जरूरी बनता है। और CA-125 का टेस्ट जरूरी बनता है। ये अहम रहता है और ये डॉक्टर की तरफ से रहता है। अब जो पेशेंट की तरफ से जो रहता है, पेशेंट को भी विजिलेंट रहना चाहिए। तो पेशेंट कैसे विजिलेंट रहेगा? पेशेंट तभी विजिलेंट रहेगा, लोग तभी विजिलेंट रख सकते हैं जब उनको रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जो वजूहात हैं ओवरी की कैंसर की, उसके बारे में उनको मोटा मोटा इल्म हो। तो ये बहुत जरूरी बनता है। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि जैसा कि शादी के बाद अक्सर हमारी माएँ बहनें जो है वो गैप लेती है कि या तो कभी कभार एबॉर्शन करवाते हैं या कुछ मेडिसिन लेते हैं, क्या उससे ओवरी पे असर पड़ सकता है? क्या उससे ये ओवरियन कैंसर हो सकता है? जी हाँ, वो रिस्क फैक्टर में आता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ओवरी कैंसर के रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, उसी में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। देखिए, जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जैसे मैंने बताया, वो एज होती है। सेक्स तो है ही है, उसके बाद एज में सबसे ज्यादा जो अहम एज में आती है वो आती है 55 से 65 के, ये 10 साल बहुत अहम है। इसमें मैक्सिमम 80% जो कैंसर होते हैं वो इसमें होते हैं। अब उसके बाद जो रिस्क फैक्टर आता है वो आता है हेरिडिटरी। किसी का माउरूसी है, उसमें ब्रका जीन का डिरेंजमेंट है, जैसे मैंने बता दिया, वो है। तीसरा रिस्क फैक्टर जो है, जो हमको और नाजरीन को
जहन में रखना चाहिए वो ये है कि देखिए जो पीरियड्स होते हैं बच्चों के जब शुरू होते हैं जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, ये देखा गया है कि जिस बच्ची में पीरियड पहले शुरू होता है 1-2 साल पहले, मिसाल के तौर पर 14 साल में पीरियड शुरू होना चाहिए, अगर किसी बच्ची का 10 साल में ही पीरियड शुरू होता है तो ऐसे जो होते हैं उनमें ये देखा गया है कि ये ओवेरियन कैंसर की रिस्क कदरे ज्यादा रहती है। इसी तरह वो फीमेल जिसका मेनोपॉज देरी से होता है, यानी कि जिसका पीरियड देरी से बंद होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए 45 साल की उम्र में तो पीरियड बंद होना चाहिए। अगर किसी औरत का, किसी फीमेल का 45 से ज्यादा पीरियड चलता है, 50 साल तक चलता है, 50 साल की एज तक या 52 साल की एज तक या 55 साल की एज तक चलता है, तो उसमें भी ऐसे लोगों को भी थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए क्योंकि वो भी रिस्क फैक्टर में आता है। तो ये बात। दूसरी बात ऐसी है कि प्रेगनेंसी, देखिए जो लोग प्रेग्नेंट रहते हैं जिनका बच्चा होता है, ये पाया गया है कि जो प्रेगनेंसी होती है बजाती खुद ये ओवेरियन कैंसर की रिस्क को कम करती है। तो उसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो इनफर्टिलिटी जिनकी होती है, जिनका बच्चा नहीं होता है मिसाल के तौर पर, या शादी नहीं करते, उनमें ओवेरियन कैंसर की रिस्क ज्यादा रहती है। ठीक है। इसी तरह जिन लोगों का एंडोमेट्रियोसिस एक प्रॉब्लम होती है जिससे यूजुअली बच्चा नहीं होता है, ठीक है, बच्चा होने में दिक्कत होती है, उनको देखा जब टेस्ट करते हैं बाकी चीज करते हैं तो फिर पता चलता है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस जिन पेशेंट्स का है उनको भी ये ओवरी का कैंसर जो है उसकी रिस्क कदरे ज्यादा रहती है। अगर बहुत देर तक एंडोमेट्रियोसिस रहे तो रिस्क बढ़ सकती है, बढ़ती भी है। तो उसके बाद जो आपने ये सवाल पूछा, जो हार्मोन खाते हैं, जो मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा ना हो, देखिए उसमें क्या है कि जो पिछली बार भी हमने बताया कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके बारे में इसकी जिक्र होगी। जो लोग हार्मोन कंटिन्यूअसली खाते हैं, यानी कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको बोलते हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जो इनका इस्तेमाल लगातार 5 साल से ज्यादा टाइम करते हैं, उनमें ये पाया गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर तो है ही है, ओवेरियन कैंसर की भी रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग, जो बच्चियां, जो औरतें ये कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल इंटरमिटेंटली इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि साल में फर्ज करो 2 महीना उसने इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उससे क्या पाया गया है? उससे पाया गया है कि ये जो ओवेरियन कैंसर है इसकी रिस्क कम हो जाती है, ये प्रोटेक्शन बन जाता है। देखिए जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, मुझे याद है कि हमारा जो प्रोफेसर था इसका गायनेक का, तो उसने उस वक्त सेमिनार में हमको ये बात बताई, मुझे पूरा याद है, उसने हमको सेमिनार में बताई कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, इनका इस्तेमाल इंटरमिटेंट होना चाहिए, यानी कि साल में 2 महीना या 3 महीना अगर कोई फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल करती है तो उसको ओवेरियन कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन उस वक्त ये थ्योरेटिकल ये था, इसके पीछे थ्योरी थी, इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था। अब इसकी बाज़ाब्ता एविडेंस है, अच्छी खासी एविडेंस है कि जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल इस्तेमाल करते हैं इरेगुलरली यानी कि इंटरमिटेंटली, ज्यादा अच्छा लफ्ज रहेगा इंटरमिटेंटली, साल में 2 महीने या 3 महीना, उनमें रिस्क कम हो जाती है। लेकिन जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल इसलिए खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, बर्थ को डिले करने के लिए, बच्चे को शादी के बाद बच्चे को डिले करने के लिए, उनको तो रेगुलरली खाना पड़ेगा ना, 1 साल 2 साल या 3 साल, उससे रिस्क पर प्रोटेक्टिव ना ही प्रोटेक्शन मिलता है उससे, ना ही उससे रिस्क पर कोई फर्क पड़ता है। तो ये इसमें एक जरूरी पॉइंट है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये महविश का सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगा। ये इसमें एक और तरीका है, मतलब बच्चे के बीच में गैप देना,
कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे कॉपर लगाना, हाँ, या इंजेक्शन जी, एक साल के लिए, जी, 2 साल के लिए, जी, इस तरह के जितने भी, मुझे नहीं पता है कितने मेडिसिन हैं इसमें किस तरह के हैं, लेकिन इस तरह के, तो उसका क्या रोल है इसके? देखिए, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। ये इस सवाल के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था आप ऐसा सवाल पूछेंगे। देखिए, जो कॉपर टी का मामला है, कॉपर टी से बर्थ कंट्रोल तो होता है, बर्थ कंट्रोल, लेकिन उससे रिस्क बढ़ता नहीं। यहाँ पे इसलिए भी मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्लीज, अगर डॉक्टर साहब कोई और नुकसान अगर है कैंसर के अलावा वो सब चीज, क्योंकि कॉपर टी 2-3 टाइप की होती हैं। एक कॉपर टी तो प्लेन होती है, जो इस्तेमाल कम ही होती है। अब दूसरी कॉपर टी होती है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, उसमें एक ड्रग लगाया जाता है, दवाई एक किस्म की, ठीक है। अब ये पाया गया है कि जिस कॉपर टी में प्रोजेस्टेरॉन, लो क्वांटिटी प्रोजेस्टेरॉन होगा, तो अगर वो इस्तेमाल किए, या लो क्वांटिटी प्रोजेस्टेरॉन वैसे भी कोई फीमेल लेना चाहती है, ठीक है, ये देखा गया है कि उससे कैंसर, ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ता नहीं है, बल्कि देखा जाए प्रोटेक्शन मिलता है। ओवेरियन रिस्क थोड़ा कदरे कम, उतना कम नहीं, लेकिन कदरे कम हो जाता है। नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह नहीं, उस हिसाब से ओवेरियन कैंसर के हिसाब से नुकसानदेह नहीं है। बाकी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आ जाती हैं कि ब्लड जो होता है वो थिक हो जाता है, तो उससे वेसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, उससे नुकसान तो हो सकते हैं। लेकिन जहां तक ओवेरियन कैंसर की बात है, तो उसमें थोड़ा बहुत उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और एक और तरीका है, जो लोग ट्यूबेक्टमी करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने बच्चा बंद कर दिया, परमानेंटली बच्चा बंद कर दिया ऑपरेशन करके, ठीक है, ये पाया गया है कि जो लोग ट्यूबेक्टमी करते हैं, ठीक है, उनमें ओवेरियन कैंसर का रिस्क कदरे कम होता है। तो इसमें प्रोटेक्शन है, टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्शन इसमें मिलती है, क्योंकि ये फीडबैक मैकेनिज्म इसमें काम आता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और नेगेटिव, इसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आ जाता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, तो उस वजह से प्रोटेक्शन के इम्कानात रहते हैं। तो ये है। अब ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का, जो लोग आर्टिफिशियल, जिसको आईवीएफ बोलते हैं, आईवीएफ करवाते हैं, मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा नहीं होता है, वो फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, आईवीएफ ना जिसको बोलते हैं। तो उसमें ये पाया गया है कि क्योंकि उसमें क्या करते हैं, स्टिमुलेशन हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना, ओवरी में क्या होता है, ओवरी में जर्म सेल बनता है, सीड बनता है, एग सेल बनता है, ठीक है। नॉर्मली वो रेगुलरली बनता है महीने में एक बार, लेकिन जिनका आईवीएफ किया जाता है, आईवीएफ में ओवरी को पहले स्टिमुलेट करते हैं, उसमें एक इंजेक्शन देना पड़ता है या दवाई खानी पड़ती है, उससे ओवरी स्टिमुलेट हो जाती है, तो एक से जायद उससे एग सेल्स निकलते हैं। और ये पाया गया है कि ऐसे लोगों में जो आईवीएफ करते हैं, उनमें ओवरी के ट्यूमर होने के इम्कानात रहते हैं, लेकिन वो ट्यूमर कैंसर की तरह एग्रेसिव नहीं होते, वो बॉर्डर लाइन होते हैं, यानी कि वो बिनाइन और फुल फ्लेज्ड कैंसर के बीच में होते हैं। तो ये है उसमें। अब उसमें डेटा बहुत कम है, तो अब डेटा आने की तो अब प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं रहती। जब से ये एआई शुरू हो गया, जब से आपका जो इंटरनेट शुरू हो गया, अब तो डेटा जल्दी आ सकता है। पहले तो डेटा मिलता नहीं था, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना पड़ता था। अब तो डेटा जल्दी आ रहा है, तो इस पर काम चल रहा है, इसका डेटा और भी आएगा, वो देखा जाएगा किस हद तक ये सही है कि आईवीएफ के बाद ओवरी का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन सा कैंसर, वो एग्रेसिव नहीं होता है, लेकिन थियोरेटिकली इसमें बेसिस है। तो ये है, ये एक अहम सवाल था, तो इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से इस पर बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरी रिमूव करने से जी, अगर ये मूरुसी कैंसर कहीं पे जीन इसमें है जी, तो क्या उसको दूसरे पार्ट में या कोई ओवरी रिमूव करने से कुछ और कैंसर के अलामत बढ़ते हैं या कोई असर नहीं पड़ता है? नहीं, इसमें क्या होता है, ये एज पे डिपेंड करता है।
देखिए, जिन लोगों का ब्रेका म्यूटेशन है, हेरिडिटरी कैंसर की जिनका चांस है, उनमें मिसाल के तौर पर अगर वो चाहें कि उनको मतलब वो 90% प्रोटेक्शन चाहते हैं ओवरियन कैंसर के खिलाफ, तो उनके लिए क्या है, जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, मिसाल मतलब ये कौन से ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर किसी फैमिली में मां में ओवरियन कैंसर है, फिर बेटी में भी होने के चांसेस है, क्योंकि आपने जेनेटिक टेस्ट उसका किया तो उसका भी निकला कि जो मां में म्यूटेशन थी वो बेटी में भी, तो इसका मतलब इसके इनहेरिटेंस है। तो ऐसी सूरत में ये पाया गया है कि छोटी एज में, यानी कि जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है, मिसाल के तौर पर शादी के बाद फैमिली 2 बच्चे या 3 बच्चे किसी को रखने हो, किसी को 1 बच्चा, 35 साल की एज में अगर फैमिली किसी ने कंप्लीट की, अगर वो उसके बाद अपनी दोनों ओवरी निकाल दे, सर्जरी करे, दोनों ओवरी और दोनों ट्यूब निकाल दे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में, मेनोपॉज होने के बाद नहीं, उससे पहले अगर वो ऐसा करे तो उसमें कम से कम 90% प्रोटेक्शन मिलता है ओवरी के कैंसर के खिलाफ। सिर्फ ओवरी के ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी उनको कम से कम 90% प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पर इस चीज को देखिए, लोग इस चीज को, या जो फीमेल्स होती हैं इस चीज को ये सीरियसली नहीं लेते। आमतौर पर लोगों को इस बारे में ये भी पता नहीं है कि कैंसर प्रिवेंशन का एक अहम तरीका जो है वो सर्जरी है। ये आम लोगों को पता नहीं, लेकिन इसलिए मैं फिर से मैं ये बता रहा हूं कि कैंसर, ओवरी का कैंसर प्रिवेंट करने के लिए ये हो गया ना, खास पॉपुलेशन में, नहीं इलाज नहीं, खास पॉपुलेशन में, अगर नहीं होगा फिर भी इससे बचने के लिए खास पॉपुलेशन में प्रिवेंटिव सर्जरी का बहुत ही अहम और प्रूवन रोल है। प्रिवेंटिव सर्जरी का यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब आप बोलूंगा, जब जिस कुछ औरतों को जब ओवरी रिमूव की जाती है जी, तो 2-3 तरह के सिम्टम्स की मुझे नॉलेज, अच्छा, जो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस। एक ऐसी, जब उनकी एज थोड़ा बढ़ती है, 50, 55, 60 तक जाती है, तो ये शिकायत रहती है ऐसे पेशेंटों की कि उनको पसीना ज्यादा आता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में अगर सर्दी, हाँ, पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम, हाँ वो तो है, बहुत ज्यादा पसीना। एक तो ये है, दूसरा वो उनको कश्मीरी हम उसको बोलते हैं जुनून, गर्मी ज्यादा अंदर से मारती है, वो तो है पोस्ट मेनोपॉज़ल, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो क्या ये ओवरी निकालने का ही रीजन है उसका? थोड़ा सा नहीं, देखिए ओवरी निकालने से तो होता है, लेकिन ओवरी का काम, जब ओवरी का काम खत्म हो जाता है, जब मेनोपॉज हो जाता है, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, आपने ओवरी निकाली हो या नहीं निकाली हो, ये तो होना ही होना है। अगर ओवरी है भी, लेकिन हाँ यस, मेनोपॉज आ गया तो ये सिम्टम्स आएंगे, इसको पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स बोलते हैं। अब ओवरी निकालने से क्या होता है कि यही पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स कदरे पहले आ जाते हैं, इतना ही फर्क है, कदरे पहले आ जाते हैं। लेकिन यह भी देखना होता है कि पोस्ट मेनोपॉजल सिस्टम्स हमको ज्यादा, ये जो सिम्टम्स आपने बताए, ये ज्यादा कीमती हमको पड़ सकते हैं या लाइफ कीमती पड़, या ओवरी का कैंसर कीमती पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे लोगों में ये रिकमेंडेशन मैं बोल रहा हूं कि ऐसे लोगों को इस चीज को, ओवरी निकालने को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, जिनमें ये हेरिडिटरी का पाया गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि पिछले एपिसोड में भी आपने ब्रेस्ट कैंसर पे बात की, तो आज हम ओवरियन कैंसर पे बात करें। ओवरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का आपस में कोई कनेक्शन, इनका क्या कनेक्शन? ये बहुत ही उम्दा सवाल है, जो पिछली बार भी थोड़ा बहुत हमने इस पर बात की और अभी भी इस टॉपिक में हमने इस पर थोड़ी बात की। देखिए क्या होता है, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट और ओवरी का नेचुरली काफी कनेक्शन रहता है हार्मोन्स के थ्रू। जब
बच्चे का प्यूबर्टी हो जाती है, पीरियड्स शुरू हो जाती है, तो ब्रेस्ट चेंजेस भी शुरू हो जाती है। तो ब्रेस्ट का ग्रो करना, ब्रेस्ट का उस लायक बनना कि बच्चा होने के बाद वो दूध देने के काबिल रहे, हो जाए, ये सब काम जो है ये ओवरी के हार्मोन्स, ओवरी पर डिपेंड होता है। जिसकी ओवरी नॉर्मल एस्ट्रोजन, नॉर्मल हार्मोन्स पैदा करती है, उसका ब्रेस्ट नॉर्मल शेप में रहता है। ठीक है, ये तो पहला कनेक्शन है, ये तो हार्मोनल कनेक्शन है। गोया कि अगर अब हार्मोनल कनेक्शन है, इसका मतलब अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, उसका ओवरी के साथ कनेक्शन होना चाहिए और है भी। तो ये पाया गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें एक खास किस्म का टाइप होता है जिसमें रिसेप्टर पॉजिटिव टाइप बोलते हैं। उसका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ओवरी के हार्मोनल लेवल से होता है। और यही वजह है कि जब ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं, उसमें एक दवाई उन हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में एक दवाई लाजमी रखनी पड़ती है 5 या 6 साल तक या 7 साल तक, कभी कभी 8 साल तक भी रहते हैं, जो ओवरी के हार्मोन को काउंटर करे, उसको रोके। ओवरी का हार्मोन तो बनेगा, लेकिन ओवरी के हार्मोन का असर ब्रेस्ट पर नहीं होना चाहिए। उसके लिए ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में वो दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि ओवरी और ब्रेस्ट का एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह जब हम अभी BRCA1 और BRCA2 के बारे में बात कर रहे थे, तो वो भी जो BRCA1 BRCA जो सिंड्रोम है, जिसमें वो पाया गया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि ओवरी है कि ब्रेस्ट है, उसमें दोनों ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप ओवरी को प्रोटेक्ट करते हैं, ओवरी निकाल देते हैं, ठीक है, उससे ब्रेस्ट को मदद मिलता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन कम से कम 90% ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है ऐसे लोगों में। वो भी वही है जो जेनेटिक उनका तालमेल है। अदरवाइज क्या करना, जो ओवरी नहीं निकालना चाहती है, मिसाल के तौर पर कोई लड़की है, कोई औरत है, उसने अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं की है, तो वो ओवरी नेचुरली निकालना नहीं चाहती है, लेकिन यहां से वो BRCA पॉजिटिव है, ठीक है, उसमें म्यूटेशन है, तो ब्रेस्ट कैंसर तो ओवरी से पहले ही हो सकता है। तो उस सूरत में क्या करना पड़ता है ऐसे पेशेंट को, उसको दोनों ब्रेस्ट को प्रोफिलैक्टिकली निकालना पड़ता है, फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, वो दूसरी बात है। तो इसमें काफी तालमेल है, काफी इसमें इंटरकनेक्शन है ब्रेस्ट और ओवरी में। तो वही वजह है जो मैं अभी बता रहा था कि जो प्रिवेंशन के लिए ओवरी को निकालना काफी, वो जिसे बोलते हैं ना, एक पत्थर से 2 शिकार हो जाते हैं जी। अच्छा, उससे एक पत्थर से 2 शिकार अगर आप करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों में जिनका BRCA म्यूटेशन है, उन लोगों में या तो पहले आपको ब्रेस्ट निकालना है, फिर उसके बाद ओवरी निकालनी है, यानी कि 2 बार आपको, अगर आप एक ही पत्थर से 2 शिकार करना चाहते हैं, तो उसमें ओवरी को निकालना चाहिए, नॉर्मल ओवरी को। मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल ओवरी, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन BRCA म्यूटेशन है, नॉर्मल ओवरी को निकालो, ब्रेस्ट भी ठीक रहेगा, ओवरी से भी निजात। तो ये मेरे कहने का मतलब था। डॉक्टर साहब, ये आया है कि अगर कोई हमारी माँ बहन ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है या हुई है पहले, तो उनको बड़ा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, कनेक्टेड है। जी 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 जी, इसमें कोई मुझे लगता है कि हमें दूसरे एपिसोड में, क्योंकि अभी इसमें ट्रीटमेंट भी है और बाकी क्योंकि प्रोग्राम ज्यादा लंबा होगा जी, तो मुझे लगता है हमें दूसरे एपिसोड में शायद इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जी श्योर। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा जो आज ओवरियन कैंसर है, इसका हमने आज एक ही एपिसोड किया। हम आगे भी बात करेंगे, इसका हम दूसरा एपिसोड भी करेंगे। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन इजाजत से पहले आपसे बताऊंगी कि अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ईमेल दिख रही है, तो आप उस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।